चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे कुख्यात नार्को किंगपिन की, पाब्लो एस्कोबार। ये नाम सुनते ही दिमाग में खौफ और बेतहाशा ताकत की तस्वीर उभरती है ना? इस विश्लेषण में हम बिल्कुल करीब से देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान ने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग साम्राज्य खड़ा कर दिया और कैसे अंत में अपने ही बुने जाल में फंस गया। अब इसकी दौलत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए जो सुनने में बिल्कुल बेतुकी लगती है, मतलब हजम करना मुश्किल है। जरा सोचिए, जब वो पुलिस से जान बचाकर भाग रहा था तो एक रात कड़ाके की ठंड में अपनी बेटी को सिर्फ गर्माहट देने के लिए उसने क्या किया? उसने सचमुच $2 मिलियन यानी करोड़ों रुपए के कैश में आग लगा दी। लिटरली आग तापने के लिए। कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने नोटों की गड्डियों को ही ईंधन बना डाला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी इस अथाह दौलत से शुरू नहीं होती। शुरुआत एक बहुत ही कड़वी और अजीब सी सच्चाई से होती है। एक ऐसा छोटा बच्चा जिसे स्कूल से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, वो पूरी तरह नंगे पैर था। और सच कहूं तो शायद यहीं से उसके अंदर गरीबी से भागने और बेशुमार दौलत पाने का वो पागलपन सवार हुआ, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भाग 1, गरीबी से किंगपिन तक का सफर। ये जो सफर था ना, ये बहुत तेजी से और बेहद क्रूरता से आगे बढ़ा। 1964 में स्कूल से निकाले जाने के बाद उसने क्या किया? 1968 में कब्रिस्तानों से कीमती पत्थर चुराने लगा, उन पर लिखे नाम मिटाकर तस्करों को बेचने लगा। फिर 1971 तक उसका हौसला इतना बढ़ गया कि उसने सीधे लोगों का अपहरण करके $1-1 लाख की फिरौती मांगना शुरू कर दिया। और आखिरकार 1976 में उसने कुख्यात मेडेलिन कार्टेल बनाया, क्योंकि उसे ये समझ आ चुका था कि असली और अथाह पैसा छोटी मोटी चोरियों में नहीं बल्कि कोकीन के इस काले धंधे में ही है। अब यहाँ जो आंकड़ा है ना, वो वाकई होश उड़ा देने वाला है। जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। अपने चरम पर ये एक अकेला इंसान पूरी दुनिया के कोकीन मार्केट का 80% हिस्सा कंट्रोल कर रहा था। अमेरिका जैसी सुपर पावर में भी हर 10 में से 8 कोकीन की लाइनें सीधे पाब्लो की यहाँ से आ रही थी। मतलब वो पूरी की पूरी एक समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहा था। भाग 2, कोकीन की लॉजिस्टिक्स। अब जरा इस इलीगल वेल्थ को मैनेज करने के मकड़ जाल को समझते हैं। उसका सिंडिकेट हर हफ्ते, जी हाँ हर हफ्ते, करीब $400 मिलियन कमा रहा था। इस पागलपन वाली कमाई ने उसकी कुल संपत्ति को खगोलीय रूप से $30 बिलियन के पार पहुंचा दिया था। फोर्ब्स मैगजीन ने बाकायदा इतिहास में पहली बार किसी ड्रग माफिया को दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान का रुतबा दिया। इतनी दौलत जिसे गिनने के बजाय तौला जाने लगा था। इस कैश फ्लो को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कार्टेल हर महीने सिर्फ रबर बैंड खरीदने पर $2500 खर्च कर रहा था। हाँ, $2500। और ये रबर बैंड सिर्फ और सिर्फ नकदी की उन अनगिनत गड्डियों को बांधने के लिए मंगाए जाते थे जो दुनिया भर से उनके पास आ रही थी। सोचिए जरा, कैश का ढेर इतना ज्यादा था कि भाई उन्हें बैंकों में जमा करना तो नामुमकिन था। तो होता क्या था? पैसों को जमीन में गाड़ दिया जाता था या बड़े बड़े गोदामों में बस ठूस दिया जाता था। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हर साल चूहे लगभग 10% हिस्सा, मतलब करीब $2 बिलियन सचमुच कुतर कर खा जाते थे। और पाब्लो के लिए ये बस बिजनेस का एक छोटा सा खर्चा था जिसे वो आसानी से इग्नोर कर देता था। खैर, अब इसके ट्रांसपोर्टेशन को देखिए। पुलिस और रडार को चकमा देने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। कोकेन को कमर्शियल हवाई जहाज़ों के टायरों से लेकर असली मिलिट्री पनडुब्बियों तक में छिपाकर भेजा जाने लगा। और इसे रिफाइन करने के लिए ट्रैंक्विलैंडिया जैसी विशाल दूर दराज की जंगल लैब्स बनाई गईं। वहां इंडस्ट्रियल स्केल पर इसका प्रोडक्शन होता था। मतलब उनका पूरा नेटवर्क किसी आधुनिक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से कम नहीं था। भाग 3, प्लाता ओ प्लोमो। अब यहाँ हम पाब्लो की एक बहुत ही अजीब और दोहरी शख्सियत देखते हैं। एक तरफ मेडेलिन के बहुत से गरीब लोग उसे अपना रॉबिन हुड मानते थे, क्योंकि उसने गरीबों के लिए घर, स्कूल, अस्पताल और सॉकर फील्ड्स बनवाए। लेकिन ठीक उसी समय वो एक बेहद खूंखार और बेरहम नार्को टेररिस्ट भी था, जो खुलेआम जजों, पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं की हत्याएं करवा रहा था और सिविलियंस पर बमबारी करवा रहा था। दोनों बिल्कुल अलग चेहरे। और ये सब चलता था उसकी कोर फिलॉसफी पर, प्लाता ओ प्लोमो, यानी चांदी या सीसा। उसने कोलंबिया की पूरी व्यवस्था को इसी से भ्रष्ट कर दिया। वो अधिकारियों को सीधा सा विकल्प देता था, या तो बेशुमार रिश्वत लेकर बिक जाओ यानी चांदी, या फिर तुरंत मौत का सामना करो यानी गोली का सीसा। नैतिकता की कोई गुंजाइश उसने छोड़ी ही नहीं थी।
राजनीति में भी उसकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं थीं। लेकिन जब उसे अमेरिका की जेल में प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन का डर सताने लगा, तो बचने के लिए वो इतना बेताब हो गया कि उसने सरकार को एक ऐसा ऑफर दे डाला जो इतिहास में शायद ही किसी ने सुना होगा। उसने कहा कि वो अपनी जेब से कोलंबिया का पूरा विदेशी कर्ज, जो करीब $10 बिलियन था, चुका देगा। जरा सोचिए, एक अपराधी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खरीदने की बात कर रहा था। लेकिन जब सरकार ने ये ऑफर ठुकरा दिया, तो हिंसा का एक ऐसा खौफनाक दौर शुरू हुआ जिसने सबको डरा दिया। 1984 में ट्रैंक्विलैंडिया लैब तबाह हुई, तो 1985 में उसने पैलेस ऑफ जस्टिस के हमले को फंड किया। 1989 में तो हद ही हो गई, जब एक कमर्शियल फ्लाइट एवियांका फ्लाइट 202 को बीच हवा में बम से उड़ा दिया गया। 100 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली गई। ये खूनी खेल 1991 तक चलता रहा, जब जाकर उसने सरकार के साथ सरेंडर करने का एक समझौता किया। भाग 4, द बेयरफुट डाउनफॉल। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात क्या है? उसकी सजा का बेतुकापन। पाब्लो ने सरेंडर तो किया, लेकिन एक अजीब सी शर्त पर, कि वो अपनी खुद की बनाई एक लग्जरी जेल में रहेगा, ला कैथेड्रल। आम जेलों से एकदम अलग। यहाँ प्राइवेट जकूजी था, एक डिस्कोथेक था, सॉकर फील्ड था। और सुनिए, जो गार्ड्स वहाँ तैनात थे, वो खुद पाब्लो के सैलरीड कर्मचारी थे। मतलब ये जेल कम और एक 5 स्टार रिजॉर्ट ज्यादा था, जहां से उसका धंधा पहले की तरह बेखौफ चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता है। जेल के अंदर भी जब उसकी क्रूरता की हद पार होने लगी और अधिकारियों ने फाइनली उसे एक असली जेल में ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो वो वहां से आराम से बाहर निकलकर फरार हो गया। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन वाला सर्च ऑपरेशन, जिसे सर्च ब्लॉक कहा गया। पूरे 17 महीनों तक चलने वाला एक राष्ट्रव्यापी मैनहंट, जिसने आखिरकार उसे छिपने पर मजबूर कर दिया। विडंबना देखिए, इस बेहद क्रूर किंगपिन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? अपने परिवार के लिए उसका प्यार। अपने 44वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद वो अपने बेटे से एक रेडियो फोन पर बात कर रहा था। बस वही कॉल तय सीमा से ज्यादा लंबी खिंच गई, और यही उसे भारी पड़ा। अधिकारियों ने उस कॉल को ट्रैक करके मेडलिन के एक रिहायशी इलाके में उसकी सटीक लोकेशन का पता लगा लिया। आज अगर हम देखें, तो उसके विशाल साम्राज्य के कई अजीबोगरीब निशान पीछे छूट गए हैं। जमीन के नीचे दबे हुए ऐसे अरबों डॉलर जो शायद अब तक मिट्टी बन चुके होंगे। कोलंबिया के जंगलों में घूम रहे कोकीन हिपोस की एक बेहद खतरनाक और आक्रामक आबादी। और सबसे अहम, देश के इतिहास में दर्ज हुई एक बहुत गहरी और खौफनाक याद, जिसने आज भी वहां के समाज को बांट कर रख दिया है। जैसे जैसे आज का ये एक्सप्लेनर अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में उठता है। खून से सनी उस $30 बिलियन की अथाह दौलत का असल मोल क्या था? आखिर इतनी बड़ी कीमत चुकाकर, इतने लोगों की जान लेकर इंसान असल में क्या खरीद पाता है? सोचिए, वो छोटा बच्चा जिसे जूते न होने की वजह से स्कूल से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, उसने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली कि वो पूरी दुनिया को खरीद सकता था। लेकिन पोएटिक जस्टिस देखिए, जब एक ठंडी छत पर गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच उसकी जिंदगी का अंत हुआ, तो वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, पूरी तरह से नंगे पैर। अथाह दौलत ने भी अंत में उसे इज्जत की मौत नहीं दी। क्या बेतहाशा ताकत और पैसे की अंधी दौड़ वाकई किसी मंजिल तक पहुंचती है? ये सोचने वाली बात है।